हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 विच इज़ लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इसके साथ ही हमारी 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ की, तो हम डेली लाइफ में अलग अलग तरह की गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं। इसमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती है जो हमारे इमीडिएट सराउंडिंग में अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती है जो हमारे आसपास अवेलेबल नहीं होती। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को हमें दूसरी जगह से अपने पास लाना पड़ता है। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, ये अपने आप मूव नहीं करती। इनको सप्लाई लोकेल से डिमांड लोकेल तक लेकर आना पड़ता है। ये अपने आप मूव करके सप्लाई लोकेल से डिमांड लोकेल तक खुद नहीं जाती। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट होती है ना, सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक, तो इनकी मूवमेंट कराने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की। अब देखो, कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है, उनको मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें चाहिए होता है एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम। अब गुड्स क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। गुड्स होती है जो हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक कोई व्हीकल हो गया, हम गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, कोई टू व्हीलर यूज़ कर रहे हैं, या कोई साइकिल यूज़ कर रहे हैं, घर के अंदर हम फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, किचन में हम गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये गुड्स में आती है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज जैसे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बैंक्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोई बंदा कोचिंग ले रहा है, तो कोचिंग सेंटर जा रहा है, तो वो कोचिंग सेंटर उसको क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आ जाती है सर्विसेज में। अब इनकी मूवमेंट के लिए चाहिए होती है एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है, कुछ लोग इनके लिए काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट में फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट में। और जो लोग इन गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट का काम करते हैं, उनको बोला जाता है ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स का काम क्या होता है? ट्रेडर्स का काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, ये किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। गुड्स एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट होती है वो 3 तरीके से होती है। एक लैंड के थ्रू, दूसरा वाटर के थ्रू, तीसरा एयर के थ्रू। तो इन्हीं के बेसिस पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो इनको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। कौन कौन सा? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर फिर आगे आ जाते हैं रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। अब रोडवेज के थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज मूव कराते हैं, साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी मूव करते हैं रोडवेज के थ्रू। रेलवेज के थ्रू भी मूवमेंट होती है। पाइपलाइंस के थ्रू यूजली हम जो लिक्विड चीज़ें होती है या गैसियस चीज़ें होती हैं, उनको हम मूव करते हैं। ऑब्वियसली पाइपलाइन के थ्रू लोग तो मूव करेंगे नहीं। वाटर की बात करें तो वाटर में एक इनलैंड वाटरवेज होते हैं, एक होते हैं ओवरसीज वाटरवेज। इनलैंड में क्या होता है? इनलैंड में होता है कोई कंट्री के अंदर रिवर है, सपोज इंडिया में गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के थ्रू हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स की या सर्विसेज की मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इनलैंड वाटरवेज। ओवरसीज में क्या होता है? ओवरसीज में होता है, सपोज हम अपने इंडिया में किसी कांडला पोर्ट से बात कर लें, या चेन्नई पोर्ट से, या विशाखापट्टनम पोर्ट से हम कुछ गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ले जा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है ओवरसीज वाटरवेज, राइट। एयरवेज में आ जाती है एक डोमेस्टिक एयरवेज, एक इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवेज में हम कंट्री के अंदर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहे हैं। सपोज किसी पर्सन ने चंडीगढ़ से फ्लाइट पकड़ी, मुंबई पहुंच गया, तो वो क्या है? डोमेस्टिक एयरवेज के थ्रू जाएगा, क्योंकि कंट्री के अंदर ही मूवमेंट हो रही है। इंटरनेशनल, सपोज किसी ने दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गया यूएसए पहुंच गया, या फ्रांस, पेरिस, कहीं भी पहुंच गया, तो वो क्या है? इंटरनेशनल एयरवेज। मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहा है। फिर डोमेस्टिक एयरवेज के अंदर एक पब्लिक अंडरटेकिंग्स होती है, एक प्राइवेट। पब्लिक जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर एयरवेज काम करती है, वो पब्लिक अंडरटेकिंग्स में आ जाएगी। जो कोई प्राइवेट प्लेयर्स के अंडर काम करती है, वो प्राइवेट एयरलाइंस आ जाएगी।
बहुत टाइम से हमारा जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ही लिमिटेड स्पेस तक रिस्ट्रिक्टेड था। हम बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे अगर हम पहले के ज़माने की बात करें। लेकिन धीरे धीरे फिर वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो उसके साथ साथ हमारा जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का एरिया था वो भी एक्सपैंड हो गया, बहुत वाइड हो गया। अब हम बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमारा इतना अच्छा हो गया है कि हम किसी भी कंट्रीज में बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। जो वर्ल्ड है ना आज की डेट में, वो एक लार्ज विलेज बन गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है बहुत ही एफिशिएंट है और फास्ट मूविंग नेटवर्क है। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने जम्मू कश्मीर से केरला जाना है तो हार्डली 2-2.5 घंटे की फ्लाइट होगी, वो बंदा केरला पहुंच जाएगा। या किसी पर्सन, कोई बंदा इंडिया में बैठा है, उसने यूएस जाना है तो यूएस जाने के लिए हार्डली 15-16 घंटे की, 18 घंटे की फ्लाइट होगी, बंदा यूएस में पहुंच जाएगा। ये यूरोप की किसी कंट्रीज में जाना है, 8-9 घंटे में वो यूरोप की किसी भी कंट्रीज में पहुंच जाएगा। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना, ये इतना अच्छा हो गया है कि अब जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ये एक ग्लोबल विलेज बन गया, ये एक लार्ज विलेज बन गया है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है करनी बहुत आसान हो गई है। हम बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होने के साथ साथ हमारा जो कंट्री की डेवलपमेंट है ना वो भी अच्छी होती है, क्योंकि अब अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा, तो कंट्री की डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, सपोज मैंने कोई यूएसए से मुझे कोई चीज़ पसंद आई है, यूएसए में मुझे कोई शर्ट पसंद आई है, तो मैंने सोचा यूएसए से मैं जो शर्ट है वो मंगवा लेती हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा? मुझे पहले यूएसए के साथ कनेक्ट करना होगा ना, ईमेल के थ्रू मैं कनेक्ट करूंगी या किसी वेबसाइट के थ्रू या अमेजोन के थ्रू वहां पे ऑर्डर करूंगी, तभी तो मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी ना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना भी जरूरी है ट्रांसपोर्ट के साथ साथ। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये तीनों के तीनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। ना तो ट्रांसपोर्ट के बिना कम्युनिकेशन का कोई काम है, ना ही कम्युनिकेशन के बिना ट्रेड या ट्रांसपोर्ट का कोई काम है। तो अगर कोई बंदा इंडिया में बैठा है, वो अपना कोई बिजनेस कर रहा है, सपोज कपड़े का उसका बिजनेस है, तो उसने किसी दूसरी कंट्री से, यूएस से या किसी यूरोपियन कंट्री से उसने कोई स्टॉक मंगवाना है अपना, तो वो मंगवाने से पहले उनके साथ कनेक्ट करेगा थ्रू ईमेल या किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू, किसी भी कम्युनिकेशन मीन्स के थ्रू वो उनके साथ बातचीत करेगा। उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो कोई ट्रेडर बीच में आएगा, वो ट्रेडर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, या जैसे भी उसको कंफर्टेबल लगेगा वो उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा इंडिया में, एंड देन फिर आगे उसका जो ट्रेड का सिस्टम होएगा वो चलेगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये तीनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इंडिया की बात करें, आज की डेट में जो इंडिया है वो बाकी की कंट्रीज के साथ वेल लिंक्ड है, अच्छे से लिंक हो चुका है। ऑल्दो हमारा इंडिया जो है उसका साइज काफ़ी बड़ा है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, इवन की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। सोशो कल्चरल प्लूरलिटी है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सोसाइटी है वहाँ की, लेकिन स्टिल जो इंडिया है वो बाकी की कंट्रीज के साथ अच्छे से लिंक हो चुका है। इंडिया जो है वो बाकी की कंट्रीज के साथ लिंक हुआ है थ्रू रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इतना अच्छा हो गया है कि हम बाकी की कंट्रीज के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जो ट्रेड्स है वो लोकल टू इंटरनेशनल लेवल तक चलता है। इससे क्या होता है, इससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास चीज़ें कोई सरप्लस में है, सपोज अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में अगर हमारे पास फूड ग्रेन सरप्लस में है तो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी की कंट्रीज़ को बेच सकते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट से उनको इंडिया में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है, इससे किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छी होती है, और इसके साथ साथ जो उस कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता है, जो कंफर्ट्स है वो भी उस कंट्री के लोगों को मिलते हैं, वहाँ की अमेनिटीज ग्रो होती है कंट्री की, राइट। तो इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन में कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के में ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में
डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आता है सबसे पहले रोडवेज। रोडवेज की बात करें तो इंडिया हैज सेकंड लार्जेस्ट एंड रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो इंडिया का रोड नेटवर्क है ना वो सेकंड लार्जेस्ट है। कितना है? 62.16 लाख किलोमीटर है हमारा जो रोड नेटवर्क है अकॉर्डिंग टू 2020-21 डाटा। इंडिया में रोडवेज के बाद में आता है फिर रेलवेज। रेलवेज की बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए हम रोडवेज पे चलते हैं, क्योंकि अगर हम रेलवेज की बात करें तो रेलवेज से भी मूव करना इजी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और इवन जो रेलवेज की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो रेलवेज की कॉस्ट भी रोडवेज से कम है, लेकिन स्टिल जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ। अब रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो रेल ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? पहला इसका रीज़न है क्योंकि जो रोड्स है ना, रोड्स पे जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है, रोड्स बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू रेलवे लाइंस। क्योंकि जो रेलवे की लाइन बिछाने पे जो खर्चा आता है वो ज़्यादा आता है और एक रोड को बनाने पे जो खर्चा आता है वो कम आता है। सेकेंडली, अगर कहीं पे अनडुलेटिंग टोपोग्राफी है तो वहां पे रोड नेटवर्क बनाना इजी है, वहां पे रोड्स को डाइसेक्ट करना इजी है, लेकिन रेलवेज की लाइंस को वहां तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। और अगर हम माउंटेन एरियाज की बात करें, हिमालयन स्टेट्स की बात करें, तो वहां पे अब इतनी स्लोप्स है कि वहां पे रेलवे की जो लाइन्स है वो बिछानी मुश्किल हो जाती है, लेकिन वहीं पे जो रोड नेटवर्क बनाना इजी होता है। तभी हम देखते हैं ना, जो हमारी हिमालयन स्टेट्स है जितनी भी है, हिमाचल की बात कर ले, जम्मू की बात कर ले, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, वहां पे रेल नेटवर्क पहुंचा हुआ है, लेकिन इतना वेल डेवलप्ड नहीं है जितना कि रोड नेटवर्क सिस्टम वहां पे अच्छा बना हुआ है। तो जो रोड सिस्टम है, रोड का नेटवर्क बनाना है वो ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू रेलवे लाइन्स के, क्योंकि जो माउंटेन वाली स्टेट्स आ जाती है ना, माउंटेन्स वाली जगह आ जाती है, तो वहां पे रेल नेटवर्क बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो इकोनॉमिकल है। अब देखो, अब कुछ लोगों ने अब 40-50 किलोमीटर तक मूवमेंट करनी है, कुछ गुड्स लेकर जानी है, तो वहां पे रोड नेटवर्क सही रहेगा एज कम्पेयर टू रेल नेटवर्क। क्योंकि अब देखो, रेल नेटवर्क जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सही रहता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है वो रोड नेटवर्क ही सही रहता है। शॉर्ट डिस्टेंस अगर हमने 20-30 किलोमीटर तक जाना है तो वहां आप रेल के थ्रू नहीं जाओगे, आप रोड के थ्रू जाओगे। क्योंकि अब देखो, पहले घर से रेलवे स्टेशन की तरफ जाओगे, फिर रेलवे स्टेशन से अगर हमने जिस जगह पे पहुंचना है वहां के रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, फिर वहां से रोड के थ्रू फिर आपको घर की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है 20-30 किलोमीटर तक, तो वहां पे जो रोड नेटवर्क है वही बेस्ट रहता है। और दूसरा, जो रोड नेटवर्क है वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब रोड नेटवर्क में किसी ने घर शिफ्ट करना है दिल्ली से, सपोज मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो रही है कोई फैमिली, तो वो क्या करेंगे, वो दिल्ली से अपना सामान पैक करेंगे, किसी ट्रक में रखेंगे और सीधा मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, भोपाल में चले जाएंगे। सपोज भोपाल में शिफ्ट हो रहे हैं, भोपाल में चले जाएंगे और अपने घर में सामान उतार लेंगे। लेकिन अगर वो रेल के थ्रू जाएंगे तो वो क्या करेंगे, दिल्ली में पहले सामान पैक करेंगे बॉक्सेस में, फिर उसको ट्रेन तक लेके जाएंगे, रेलवे स्टेशन तक लेके जाएंगे, फिर ट्रेन से वो पहुंचेगा भोपाल में, भोपाल के रेलवे स्टेशन में पहुंचेगा, रेलवे स्टेशन से फिर वो किसी गाड़ी में पैक करेंगे, इन्हीं बॉक्सेस को गाड़ी में रखेंगे और उसके बाद फिर वो घर पे पहुंचेंगे। तो डोर टू डोर डिलीवरी नहीं यहाँ पे होती, और रोडवेज के थ्रू डोर टू डोर सर्विसेज होती है, क्योंकि वो ट्रक में सामान रखेंगे अपने घर से ही और उस ट्रक को अपने दूसरे जो भोपाल वाला घर है वहां पर ले जाएंगे और वहीं पे अपना सामान सेटल कर लेंगे, राइट। तो जो रोडवेज है वहां पे डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड होती है। और नेक्स्ट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो, अपने रेलवेज के थ्रू ट्रैवल करना है तो आप पहले जाओगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन कैसे जाओगे, रोड के थ्रू जाओगे, राइट। तो रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी तो रोड चाहिए ना, या आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो तो आप कहाँ पे जाओगे, एयरपोर्ट जाओगे, तो एयरपोर्ट जाने के लिए भी बाय रोड ही आप एयरपोर्ट पहुंचोगे, या आप किसी सी पोर्ट के थ्रू कहीं पे जा रहे हो तो सी पोर्ट पहुंचने के लिए भी आप रोडवेज के थ्रू ही सी पोर्ट तक पहुंचोगे। तो इसीलिए जो रोडवेज है ना वो बाकी के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके लिए एक फीडर का काम करती है, क्योंकि जो बाकी के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोडवेज पे डिपेंडेंट है।
इंडिया में रोड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंडिया में रोड्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब आगे मैप पे देखते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले आता है दिल्ली। दिल्ली को ये सीधा कनेक्ट करता है मुंबई के साथ, मुंबई को कनेक्ट करता है चेन्नई के साथ, और चेन्नई को कनेक्ट करता है कोलकाता के साथ, और कोलकाता फिर से दिल्ली के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो येलो लाइन है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की है। तो ये 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इनको कनेक्ट करता है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद आ जाता है फिर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये नॉर्थ में श्रीनगर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक चलता है। साउथ में ये रहा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक ये कनेक्ट होता है। ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ईस्ट में असम में सिलचर से लेकर ये गुजरात में पोरबंदर तक कनेक्ट करता है। ये है हमारा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर्स बनाए हैं इनका फ़ायदा क्या है? ये जो सुपर हाईवेज बनाए गए हैं इनसे क्या है, इनसे एक तो टाइम कम लगता है, दूसरा डिस्टेंस भी कम लगता है मेगा सिटीज तक पहुंचने के लिए, इसीलिए ये हाईवेज बनाए गए हैं। और ये जो हाईवेज है ना इनको कौन बनाता है? ये जो सुपर हाईवेज ये जो बनाए गए हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बनाया गया है, इसको बनाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट आते हैं नेशनल हाईवेज। जो नेशनल हाईवेज है ये जो स्टेट्स है ना, स्टेट कैपिटल्स है, स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं हमारे नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज को बनाने का काम और मेंटेन करने का काम है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, CPWD का। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे मेजर नेशनल हाईवेज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। तो एक हमारा हिस्टोरिकल हाईवे है जिसका नाम है शेरशाह सूरी मार्ग, इसको नेशनल हाईवे 1 भी बोला जाता है, और ये कनेक्ट करता है दिल्ली एंड अमृतसर को। फिर आते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज जो स्टेट कैपिटल्स है उसको स्टेट के जो मेजर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनके साथ जोड़ते हैं, और ये वाली जो रोड्स है इनको बनाने और मेंटेन करने का काम होता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, PWD का। जितनी भी स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है उसमें स्टेट हाईवेज बनाने का काम होता है स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। फिर नेक्स्ट आती है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनको डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कनेक्ट करती है, और इनको मेंटेन करने का काम होता है जिला परिषद का। फिर अदर रोड्स की बात करें तो अदर रोड्स में आ जाती है रूरल रोड्स। जो रूरल रोड्स है वो विलेजेस को टाउन्स के साथ कनेक्ट करती है, और ये जो रोड्स है विलेज और टाउन्स की कनेक्टिविटी की रोड्स है, इन रोड्स को बनाने के लिए एक योजना आई थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और ये वाली जो स्कीम थी ना, इस स्कीम में हमारी कंट्री के हर एक विलेज को मेजर टाउन के साथ कनेक्ट किया गया है, और ये वाली जो रोड्स है उनको ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स बनाया गया है। ऐसा ना हो कि गर्मियों में बारिशें आए, मानसून का मौसम आए, पानी भर जाए और जो रोड्स है उनमें पानी भर जाए और वहां पे चलने लायक रोड्स बचे ही ना। तो इसीलिए अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जितनी भी विलेज से टाउन के साथ रोड्स कनेक्ट होती है उन सब रोड्स को ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स बनाया गया है। मतलब उन रोड्स को इतना अच्छे से बनाया गया है कि वो बारिशों के सीजन में भी वहां पे पानी इकट्ठा नहीं होता। फिर आती है बॉर्डर रोड्स। जो बॉर्डर रोड्स होती है ये हमारे जो इंडिया के बॉर्डर एरियाज है वहां पे आती है बॉर्डर रोड्स, और इनको बनाने का काम होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये बनी थी 1960 में रोड्स की डेवलपमेंट के लिए। जितनी भी नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे रोड्स बनाने का काम इनका होता है। कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। हमारे जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहाँ पे रोड्स को बनाती है, मेंटेन करती है हमारी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाली जो रोड्स है इनको इम्प्रूव किया गया है सो दैट कि हमारा अब किसी जगह पे अगर जम्मू कश्मीर वाली साइड बात कर ले या नॉर्थ ईस्टर्न में बात कर ले तो वहाँ पे जो टोपोग्राफी है थोड़ी टफ ट्रेन्स है, तो वहाँ पे भी इकोनॉमिक वहाँ के उन एरियाज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे जो रोड्स है उनको अच्छे से बनाया गया है। फिर यहाँ पे एक डू यू नो फैक्ट आता है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है एक जिसका नाम है अटल टनल। इसकी लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर लेंथ है। और ये वाली जो रोड है ये किसने बनाई है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाई है। ये वाली जो टनल बनाई गई है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है ये अटल टनल।
ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाली जो टनल है ये मनाली को लाहौल स्पीति वैली के साथ जोड़ती है, मनाली टू लाहौल स्पीति वैली ये जो कनेक्ट करती है। और ये वाली जो पहले मनाली टू लाहौल स्पीति के साथ जो कनेक्टिविटी बनाई गई थी ना, ये पहले एक वैली के थ्रू भी कनेक्टिविटी बनाई थी, लेकिन पहले जो कनेक्टिविटी बनाई थी वो 6 महीने के लिए ही खुलती थी, बाकी के 6 महीने ये बंद रहती थी जब वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो जाती थी। लेकिन ये जो अब टनल बनाई गई है ना, अटल टनल, ये टनल सारा साल ही चलती है, क्योंकि ये वाली जो टनल बनाई गई है ना, ये अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस के थ्रू बनाई गई है और हिमालय की पीर पंजाल रेंज में ये टनल बनाई गई है। और इसकी ऑल्टीट्यूड कितना है, इसका मीन सी लेवल से 3000 मीटर्स का ऑल्टीट्यूड है, राइट। तो 2-3 चीजें इसमें याद रखने लायक है। एक तो वर्ल्ड की ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, नाम क्या है इसका, अटल टनल। लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर लेंथ है। बनाई किसने है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। कनेक्ट कौन कौन से शहरों को करती है, मनाली टू लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करती है, सारा साल ये चलती है। पीर पंजाल रेंज में ये बनाई गई है विद अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस, राइट। इसके अलावा रोड्स की बात कर रहे थे हम। रोड्स की क्लासिफिकेशन जो करी गई है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन भी इसको क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। एक इसमें आती है मेटल रोड्स, एक आती है अनमेटल्ड रोड्स। जो मेटल रोड्स है पक्का रोड, और अनमेटल्ड रोड्स कौन सी होगी, जो कच्चा रोड्स होती है। मेटल रोड्स बनाई जाती है सीमेंट कंक्रीट से और इवन बिटुमिनस ऑफ कोल से, ये जो मेटल रोड्स है बनाई जाती है। और ये जो मेटल रोड्स है ये सारा साल चलती है। अनमेटल्ड रोड्स हमारी कंट्री में अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा जो रोड नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुका है। हमने कंट्री के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको मेटल रोड्स के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम रेलवे से शुरू करेंगे, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।